नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और एक तरह से कश्मीर के युवाओं के लिए ये गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पहले वो उस भीड़ का हिस्सा थे जो स्टोन पेल्टिंग किया करते थे, लेकिन आज बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं और आज ये कश्मीरी युवाओं के गाइड बन चुके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या है उनके स्टोन पेल्टर से कश्मीरी युवाओं के लिए गाइड बनने की दास्तान, ये उन्हीं से जानेंगे। तो स्वागत कीजिए वजाहत फारूक भट्ट भाई को, और इनसे बहुत सारी बातें करनी है। स्वागत है वजाहत भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके उस सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा कि ये किस तरह बनाया आपने, कब बनाया और इसके ज़रिए कैसे आप कश्मीर के युवाओं के लिए काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि मैंने जो आपसे ऑलरेडी डिस्कस की दैट, जैसे आपने बोला कि दैट मैं आज जो एनजीओ चला रहा हूँ, जो यहाँ के युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था, बल्कि आई एम अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर, आई कैन से हार्डकोर स्टोन पेल्टर, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग करनी है, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग के बाद मुझे पेट्रोल पंप सिक्योरिटी फोर्सेस पे पेट्रोल पंप लगाना है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, या कल को आगे जाके मुझे टेररिस्ट बनना है। तो ये ख्वाब था कि मुझे जन्नत में जाना है। एक इस माहौल में मैं पैदा हो गया, इस माहौल में मैं जिया हूँ कि दैट ऐसे ही करते करते कि दैट मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मकसद यही था कि दैट मुझे मरना है, तो मैं मरने के लिए जीता था। बट कुछ मेंटर्स की वजह से, कुछ गाइड्स की वजह से जो बुरा रास्ता था, उस रास्ते से मैं निकल आया। और जिंदगी का मेरे आई कैन से दैट एक टीचर ने, एक मेंटर ने मुझे एक बात बोली कि वजाहत, सबसे बड़ा जो काम है वो है जीना, और सबसे जो आसान काम है वो है मरना। सो जी कर कंट्रीब्यूट करना और अपने लोगों के लिए कुछ करना, वो असल में वही जिंदगी है। और वही हर धर्म, वही हर जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो उसी को आगे लेते हुए मैंने इनिशिएटिव उठाया सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन का, जो कि पूरी वादिया कश्मीर में काम कर रही है। उन लोगों के लिए काम कर रही है जो रेडिकलाइज हुए हैं, जिनको जन्नत के सपने दिखाए गए, जिनको रेडिकलाइज किया गया, जिनके जन्नत के ख्वाब दिखाए गए, और इसलिए उनको वहां से उस थॉट से निकालने के लिए जो सही, जो जिंदगी का जो मकसद है वो सिखाना, वो बताना, और गलत रास्तों से निकालना, वो मेरी जिंदगी का मकसद बना। और हम पिछले 4-5 साल से हम काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वादिया कश्मीर में, और यही मकसद था कि जन्नत को जन्नत बनाना है। और जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे रेडिकलाइज किया यहाँ के युवाओं को, उनके खिलाफ लड़ना है, उस नैरेटिव के खिलाफ लड़ना है, और यहाँ के युवाओं को जीना सिखाना है, और अपने देश के साथ मिलाना है, और अपने देश की शाना बशाना चलना है। सब बहुत शानदार काम कर रहे हैं वजाहत भाई। अच्छा, करीब मुझे लगता है कि 2018 में आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तो करीब 4 साल गुजर चुके हैं। और अगर मैं आपसे, मुझे पता है कि सैकड़ों हज़ारों बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम आपने उनके लिए किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में, मतलब कोई एक जो सबसे मुश्किल हो आपके लिए और आपने उसके लिए, मुझे क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया हो और लगता हो कि नहीं यार मैंने उसके साथ ऐसा किया, आज वो बेहतर स्थिति में है, तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो अगर आप मुझे बता पाएं दर्शकों के लिए। सर मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया, तो मैंने जो हमारे लिए अचीवमेंट ये था कि सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे बहुत सारे, जो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट हमारा अचीवमेंट, हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों के लिए, हमारे कश्मीर के लिए और हमारे नेशन के लिए, वो ये था कि दैट हमारी वजह से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर थे, हार्डकोर स्टोन पेल्टर थे, वो आज अगर आप देखोगे दैट उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। और उनमें से एक लड़का है, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता, बट आई रियली वांट कि दैट वो आपकी शो में एक बार आ जाए, मैं इसको इनवाइट भी करूंगा कि दैट ही इज अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर। वो पहले 2007 में जिसको पीएसए लगा था, जो कि दो साल वो जेल में रहा है और इतना रेडिकलाइज बंदा था, उसको हमने जो हमारा कंट्रीब्यूशन था और अल्लाह की मदद थी और हमारे मेंटर्स की मदद थी कि दैट वो हमारे साथ जुड़ गया। और वो फॉर्मर जो स्टोन पेल्टर था, वो आज डिप्टी सरपंच है, जो आज लोगों के काम करता है, लोगों के काम और अपने कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही करके कुछ ऐसे भी जिन्होंने टेरर रैंक्स ज्वाइन किया था,
और मेरा एक आई कैन से दैट हमने उसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि दैट उसको हमने घर लाया। उसमें जो उसने पहले टर्न रैंक्स उसने ज्वाइन की थी, हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, ऐसे कुछ काम किए जिसमें बहुत खतरा भी था, मगर वो उसको किसी भी सूरत में हमने कोशिश की, और हमारी कोशिशों की वजह से और उनकी फैमिली की कोशिश की वजह से, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स की वजह से, और वो वापस घर आया। तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था जहां पे हमने कुछ लोगों की जान बचाई, और वो आज अभी एक लड़का पढ़ रहा है और दूसरा डिप्टी सरपंच है। ऐसे करके मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो हमने आज हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है कि आज अगर आप देखोगे दैट हमारी जो एनजीओ हमने स्टार्ट की 2016 में, यही एनजीओ पूरे कश्मीर में काम कर रहे हैं, डेराडिकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, यूथ एंगेजमेंट में काम कर रहे हैं, यूथ टैलेंट शोज हमने कराए। रिसेंटली अगर हमने देखोगे दैट हमने शोपिया में जश्न चलान किया, जिस शोपिया साउथ कश्मीर में, जिस पुलवामा में एक टाइम पे टेररिस्ट के नारेबाजी लोग 10,000 20,000 लोग आ जाते थे, उसी हम शोपिया में हमने एक जश्न चलान किया जहां पे हमारे एक ही में 15,000 लोग आए, वो भी तिरंगा लेके, और उनका ये कि मकसद था कि हमें अभी जीना है। तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन था, और ऐसे करके हम चाहते हैं कि जितना हो सके हमसे लोगों की तरफ से, हमारे युवाओं की से हमारा कंट्रीब्यूट हो जाए और उनकी जानें बच जाए और वो सही ट्रैक पे आ जाए और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस देश के लिए, हमारे कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये सारे लोगों को ये समझना होगा कि आप जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो और जिस इलाके में काम कर रहे हो वो बहुत ही चुनौतियों भरा है। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने शायद पिछले साल 1.5 साल से आप यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम कर रहे हो, तो वो किस तरह का प्रोजेक्ट है और उस पर आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? सर एब्सोल्युटली सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ये था कि मुझे मरना है, स्टोन पेल्टिंग करके मुझे मरना है, मुझे कोई मोहब्बत ही नहीं थी, मुझे बस ये था कि ये तो जिंदगी कुछ नहीं है, बट सही वाली जो जिंदगी वो मरने के बाद स्टार्ट होगी। बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने देखा तो यही असल जन्नत है, यही जिंदगी है, और इस जिंदगी को जीना और इसमें स्ट्रगल करना, कंट्रीब्यूट करना, यही असल में सबसे बड़ा काम है। तो इसी सिलसिले में जब हमने जो इनिशिएटिव लिए, यहाँ के युवाओं के साथ काम करना, यहाँ के युवाओं के साथ उनको सही ट्रैक पे लाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं एक भटके हुए रास्ते पे था, मैंने अपने आप को कुछ मेंटर्स की वजह से मैं इस रास्ते पे आ गया। आज आके देखो, यही मेरा मकसद था कि जो भटके हुए लोग उनको सही ट्रैक पे लाना, और उसी में हमने 2019 में 2020 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला यूरोपियन यूनियन का, 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। वो था डेराडिकलाइजेशन पे, उन लोगों को डेराडिकलाइज करना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं, उन लोगों को सही ट्रैक पे लाना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं एक्सट्रीमिज्म की वजह से, रिलीजियस रेडिकलिज्म की वजह से, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की वजह से, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको उस रास्ते पे चलाना जहां पे वो अपनी बात रख सके पीसफुल वे में, जहां पे वो अपना जो भी ग्रीवेंस है वो पीसफुल वे में रखे, और जो अपना उनके इश्यूज है उनका सोल्यूशन ढूंढे हम साथ मिलके। तो उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करें यूरोपियन यूनियन के साथ, अभी भी चल रहा है, वो 3 साल का प्रोजेक्ट है। उसके हमने अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 24 हमने उसके जो प्रोजेक्ट्स किए, वर्कशॉप्स किए। हर प्रोजेक्ट्स में, हर इवेंट में हमने जो फॉर्मर स्टूडेंट पेल्टर्स थे, जो फॉर्मर OGWs थे, जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से फंस गए थे कहीं पे, उनको हम लाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि असल में जो जिंदगी है कि वो बताते हैं हमें। तो वही प्रोजेक्ट है सर, उसी पे काम कर रहे हैं हम। चलिए, बहुत अच्छा है, आप काम करते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि जब आपने ये फाउंडेशन शुरू की, जब आपने एक ऐसे स्ट्रीम को पकड़ा जो बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत खतरे वाला, और जिन इलाकों में आप काम करते हैं वहां पे थ्रेट लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप कितने बड़े खतरे के खिलाफ काम कर रहे हो? कभी आपको डर लगा ऐसे कि यार मैं जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा? सर इस बात में एक बात कहूंगा आपको कि जब मैंने स्टोन पेल्टिंग छोड़ दी, जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया था, हमने जब हमारा पहला जो सबसे बड़ा इवेंट था वो नॉर्थ कश्मीर में हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया था, पूरे नॉर्थ कश्मीर में, एंड वो ग्रैंड लेवल का हो गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोगों ने, उसमें युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट हो गया। और उसमें 2016 के बाद हमने किया था वो 2018 में। तो उसके बाद मे बी आपने नाम सुना होगा, जो कश्मीर के जो नामावार जो जर्नलिस्ट थे शुजात बुखारी साहब, उनको एक थ्रेट आई थी। कश्मीर फाइट करके एक ब्लॉग होता था जो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता था, और जो थ्रेट चलाने वाले थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, और उनको जो थ्रेट लिखते थे फिर उनको टारगेट किया जाता था।
वैसे ही करके यहाँ पे बाबर कादरी करके एक जर्नलिस्ट थे, शुजात बुखारी साहब जैसे जर्नलिस्ट थे, उनको उनको उसी पे थ्रेट आई और विद इन नो टाइम उनको मार दिया गया, एलिमिनेट किया गया उन टेररिस्ट ने। तो उसी जब हमने वो इवेंट किया था नॉर्थ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, आई वाज इन कॉलेज एट, मेरा फाइनल ईयर था, तो उसी दौरान उसी ब्लॉक में, इतना बड़ा ब्लॉक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो बैकड बाय पाकिस्तान थी, उसमें मेरा थ्रेट आया और पूरा ब्लॉग, नॉट ओनली उस टाइम पे जब मेरा ब्लॉग आया था, पूरे कश्मीर में वो फैल गया था, सब जानते, कुछ लोगों ने अवॉइड भी किया था, मैं डर गया था पहले। तो उस टाइम पे मैंने अपने जिस मेंटर ने मुझे समझाया, जिस मेंटर ने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसका नाम इम्तियाज हुसैन, जो कि पुलिस ऑफिसर एक थे, उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बात की कि दर ऐसा मसला है। तो उन्होंने बोला कि दर वजहात ये आज पहली थ्रेट है, इसलिए कि जब आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, और बाकी मरना और जीना अल्लाह तक है, आपके गॉड तक है, भगवान तक है। जब आपका टाइम आया होगा तब आप मरोगे, जब आपका टाइम नहीं आएगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं मारेगी। तो उसके बाद वो जो थ्रेट थी, इतनी छोटी एज में वो थ्रेट आना, तो मैंने उस थ्रेट को फेस किया। उसके बाद भी बहुत सारे थ्रेट्स आए, पर दिमाग में यही रहा है जो मैं काम कर रहा हूं वही सही रास्ता है और यही जिंदगी का मकसद है। और जो आपने बोला कि नाम कैसे रखा, जो एनजीओ का सेव यूथ सेव फ्यूचर, जब हमने देखा कि अगर हम अपने नौजवानों को बचाएंगे ऑब्वियसली हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा, तभी हमने नाम भी रखा सेव यूथ सेव फ्यूचर। और यही मैं आपको कहूंगा कि दैट मैंने ये थ्रेट्स के बावजूद भी हमेशा आज भी थ्रेट होता है कि दिमाग में डर होता है कि पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तो बाहर जाऊंगा, पता नहीं कब ये दे कैन टारगेट मी, दे कैन टारगेट अस, दे कैन टारगेट दोज पीपल जो पीस के लिए, कश्मीरियत के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए काम करें, उनको टारगेट करें। बट यही मकसद है कि दैट के इस सिलसिले में जाते कि हमारे दिल में यह है कि हम सही रास्ते पे हैं, हमारे दिल में यह है कि दैट यही सही जिहाद है। जो जिहाद हमें बताया जाता है वो जिहाद नहीं, वो जहालत है। बट किसी को बचाना, किसी की लाइफ किसी की लाइफ बचाना, वही असल में जिहाद है। उस जिहाद के लिए हम लड़ रहे हैं, उस इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, उस कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं। और हम इसी कश्मीरियत को, इसी इनिशिएटिव को, इसी मकसद को आगे लेके चलेंगे। और इस हमारा जितना हो सके हम कश्मीर को, कश्मीरियों को, हमारे नौजवानों को बचाने की कोशिश करेंगे। और इस कश्मीर को वन सेकेंड में कहूंगा, इस कश्मीर को फिर से जन्नत बनाएंगे। बिल्कुल वजाहत भाई, मतलब बहुत बड़ा मकसद है और सही रास्ता है। सही रास्ते पे मुश्किल बहुत आती है, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन जो सही रास्ते पे टिका हुआ है आखिरकार जीत उसी की होती है, कामयाबी उसी की होती है। अच्छा वजाहत भाई, जब आप स्टोन पेल्टर थे, जब आप ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज पर पत्थर फेंकते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे, तो मैंने सुना कि उसके बाद आप धीरे धीरे चेंज हुए, फिर आप एनसीसी भी आपने ज्वाइन की थी। तो कैसे सफर कैसा रहा कि मतलब आप एनसीसी गए, कहाँ मिले, कैसे आप चीजों से, दूसरों से बात की आपने, कैसे आप बदले, ये थोड़ा इस बारे में दर्शकों को बताइएगा। सर मैं एक चीज आपको भूलना, आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग दैट जब स्टूडेंट पैडिंग हमने स्टार्ट की 2014 में, हमने एक कहानी में बताऊंगा कि दैट एक 2014 में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे थे। तो मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी, और उस शादी से निकल के हम इतना एक रेडिकलाइज किए गए थे, हम एक उस इन्वायरमेंट में रह रहे थे हम, वो मैं और मेरा कजन वहां से निकले और हम रोड पे आए, और हमने वहां से कॉन्वॉय आ रही थी, सिक्योरिटी फोर्स की इलेक्शन के बाद जो ड्यूटी थी वहां पे वो आ रही थी, हमने उन पे स्टोन पेल्टिंग की। आई रिमेंबर दैट डे, वहां पे कैस्पर, वो तगड़ी गाड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, उसका शीशा हमने तोड़ा। वो मैंने जब तोड़ा तो बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आ गए, तो हमें अप्रिशिएट करने लगे। मुझे ये लगा कि नहीं, यही जिंदगी है, यही लाइफ है, मैं तो हीरो बन गया। पर मुझे नहीं पता था वो हीरो है कौन। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी पे पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा। बट धीरे धीरे एक हर फ्राइडे में एक प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी 2016 में, तो हम ज्वाइन करते थे उस दौरान। तो उस दौरान हमें जब हम स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जुमा में एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उसके जो एक बेटी है, एक बेटा है, जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टूडेंट पेल्टिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था, तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से, तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट क्वालिफाई करेगा। बट हमारे जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टूडेंट पेल्टिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है।
तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई। वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। जब मैंने 2015 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, तब मैंने जब एनसीसी स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था, तो दिमाग में ये होता कि जब बाहर वाले, ये होता था बाहर वाले लोग मींस कि जम्मू के लोग, हमारे स्टेट में हो गए जम्मू, जब बोलते ये बाहर वाले लोग हैं। दिल्ली में कोई रहता था हम बोलते हिंदुस्तान के लोग हैं। ये था कि ये हमारे दुश्मन है। बट मैंने फिर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, किसी ने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था व्हाट एक्चुअली एनसीसी इज। जब हमारे जो टीचर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे ज्वाइन इसलिए कि मेरी हाइट बहुत लंबी थी और लंबी हाइट मेरी है, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर पाया। जब हमारा पहला कैंप था नगरोटा में, नगरोटा जम्मू, जब हम वहां पे गए, जब मैंने देखा वहां पे डिफरेंट स्टेट से लड़कियां आई है, जब उनसे बात की कि दे रियली लव अस, वो चाहते हमारे बारे में सुनना, उनको अच्छा लग रहा है, और वहां पे मेरे बहुत दोस्त बन गए। तो मुझे लगा कि ये तो टोटली गलत है। ये जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपके गैर मुस्लिम ये काफिर है या आपके दुश्मन है, तो वो टोटली गलत, वो एक नैरेटिव, वो प्रोपेगेंडा है। तो वो भी एक रीजन बना कि मैं मेन स्ट्रीम के लिए आ गया। और 2016 की जो स्टूडेंट बैटिंग चल रही थी, इन 2017 आई मेट विद अ गाय, पुलिस ऑफिसर, हिज नेम इज, वो उस टाइम पे एसएसपी बारामूला हुआ करते थे, आज वो श्रीनगर में एसएसपी, तो उसका नाम था इम्तियाज हुसैन मीर। और जो दिन से मैं मिला था, मुझे दिमाग में ये था कि पुलिस वाले गलत होते हैं, पुलिस वाले हमें बस जुल्म करना जानते हैं। बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे, जब उनसे मिला, जब उनके ऑफिस में था गया, मुझे ये लगा था मे बी शायद ये मेरे से इनको किसी ने बोला वो स्टूडेंट पेडलिंग करता होगा, पता नहीं बुरी तरीके से बात करेगा। जब मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और विद इन नो टाइम मुझे चाय मिली और मुझे यही बात बताई, वजाहत एक ही चीज है, जीना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो मरना सबसे आसान काम है। आपका अगर आप मरने की कोशिश, सबसे आसान मरना इसलिए कि किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने जहले में छलांग मारी और मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया मर गया, गन उठाया और मर गया। बट सबसे जो मुश्किल काम है वो जीना, स्ट्रगल करना, जितने भी आपकी जो मुश्किल घड़ी आएगी, मुश्किलात आएंगे, उनसे लड़ना और वो हासिल करना, उनसे जीतना, वही सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुश्किलात में लड़ना और बाकियों के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने युवाओं के लिए, अपनी कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, वही असल लाइफ है। तो उसी को मैं चलते चलते उनकी मेंटरशिप कंटिन्यू रही और उन्होंने कंटिन्यूसली गाइड किया। उसी दौरान मुझे और एक आई रिमेम्बर हमारे जो इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर गिरीश कालिया सर, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कैसे संभाला एज ए जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी उनसे डिस्कस करता था, उन्होंने एज ए मेंटर मेरे को गाइड किया, मुझे चलाया। उनके एक ऑफिसर, दो ऑफिसर होते थे, कैप्टन अंकुर और मेजर सुशील सर, उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह चलाया और बोला कि ये बुक्स पढ़ा करो, आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करो, क्या चाहते हो आप बनना। तो कभी कभार मुझे हेल्प भी की थी, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। और भी कुछ बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे, मेंटर्स थे, दोस्त थे जिन्होंने गाइड किया, और जिसकी वजह से मैं जो रास्ता मैंने चुना था उस रास्ते से मैं निकला और मैं उस रास्ते पे आया जो बस यही सिखाता है, जीना सिखाता है, जो ये सिखाता है कि जो ये सिखाता है कि बस लाइफ में एक ही चीज होनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। उस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं जी रहा हूँ कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां पे हम किसी की मदद करें, जहां पे हम किसी की किसी मुश्किल टाइम पे उनके काम आए। तो यही असल में जीना है सब। बिल्कुल वजाहत भाई, बिल्कुल सही रास्ता चुना है। और मुझे लग रहा है कि जैसी मेंटोरशिप आपको मिली, आप वैसे ही आगे पास ऑन कर रहे हो, जो बाकी आप जिसके लिए सोचते हो अच्छा करने के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में और बिल्कुल 180 डिग्री मैं कहूँगा कि ये टर्न था। एक बदलाव 5 अगस्त 2019 को भी हुआ और बड़ा बवाल हुआ, मतलब भारत से लेकर पाकिस्तान तक कि भाई 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। अब करीब 2.5 साल हो चुके हैं इस इतने बड़े बदलाव को। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हो? कश्मीर में इस बदलाव का असर क्या हुआ और क्या कश्मीर बदल रहा है? सर मैं एज अ कश्मीरी, आपको कश्मीरी इंडियन बोलूंगा। मैं जो ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, हमारा कंटिन्यूसली इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली मैं कश्मीरी को ये कह सकता हूँ कि अगर हमें पूरे देश को आज़ादी मिली है 1947, 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली है हमें 1947 में, मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को अगर आज़ादी मिली है वो 5 अगस्त 2019 में मिली है।
बिकॉज हम उस चीज से आजाद हुए जो यहाँ पे कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बर्बादी थी। मैं आपको सबसे एक एग्जांपल में बोलूंगा कि दैट 2019 से जो बदलाव आए थे, मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट हर साल यहाँ पे स्टूल पेडलिंग में मोर देन 120 और 100 लड़के मारे जाते थे। जो हार्डकोर स्टूल पेल्टिंग में उनको रेडिकलाइज किया जाता था। अपने जो यहाँ के पेरेंट्स थे वो अपनी बच्चों की लाशें देखते थे स्टूल पेल्टिंग में, कंटिन्यूसली करते थे। मुझे लगता है कि 2019 के बाद आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किसी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमने देखी है। जो हर साल यहाँ पे 100 लोग मर जाते थे, वो 3 साल में 300 लोग मर जाते थे, 300 युवा हमारे कम हो जाते थे। हमारे देश के एक लीडर ने बोला कि मैं इस देश को आजादी दूंगा, हमारे साथ 100 युवा अगर खड़े होंगे। हमारे हर साल 100 युवा मारे जाते थे स्टूल पेल्टिंग में और डिफरेंट एंटी नेशनल और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स में। तो वो 100 युवा हर साल बच गए। तो मैं समझता हूं कि वो 300 जो यहां पे जो युवा थे, उनके पेरेंट्स आज दुआएं देते हैं आज की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को जिन्होंने वो एक इनिशिएटिव उठाया जो आर्टिकल को एब्रोगेट किया। इसलिए बिकॉज यहां के युवा, यहां के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपनी बच्चों की लाशें देखें। तो वो एक बहुत ही ज्यादा बदलाव था। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि दैट जहां तक टेररिज्म का सवाल था, अगर आप ज्वाइनी की बात देखोगे, जहां पे कश्मीर में हर रोज बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, बड़े बड़े फ्यूनरल प्रेयर्स होते थे, वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। आज का युवा जहाद का कम, बल्कि वो चाहता है कि मैं लंदन कैसे जाऊं, मैं पूरी दुनिया में कैसे फिर सकता हूं, मैं अपना नाम कैसे रोशन कर सकता हूं। आज अगर देखोगे दैट कितने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने सारे स्कीम्स ऑन ग्राउंड हो गए। और सबसे बड़ी बात ये आज की जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी पे चलती है। अगर आपका कोई इशू एक ग्राउंड में लड़का, अगर कोई गांव में रहता है जो उसको कभी एक्सेस नहीं मिलता था कि वो किसी चीफ मिनिस्टर से मिले, आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो ये सरकार है, आज का जो जम्मू कश्मीर है, आज का जो कश्मीर है, वहां पे आप अगर आपको कोई इशू है, आप डायरेक्टली गवर्नर ग्रीवेंस सेल में जा सकते हो, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो एलजी साहब तक। वो ट्रांसपेरेंसी आई है। अगर आपका करप्शन था, इतना बड़ा करप्शन स्टेट आपको कहा जाता था, आज देखो दैट अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली गवर्नर एलजी साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली डिकॉम साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली डीजी साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली आर्मी के जीओसी साहब तक पहुंच सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंटी और एक्सेस मिलना लोगों को स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राउंड की जो जिसको कह सकता हूं मैं, जो ग्राउंड की जो पॉलिटिक्स वो खत्म हो गई थी। यहाँ पे कुछ खानदान, कुछ यहाँ पे फैमिलीज यहाँ पे 47 से राज कर रही थी। मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट सबसे बड़ी जो अचीवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, जो हमारे जो आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल, बट आई अप्रिशिएट एवरी टाइम आवर हम्बल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आवर हम्बल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह सर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर, और जितने भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप हेड्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उसके बाद जो ये चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई। आज आप देखोगे दैट यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो गए, यहाँ पे सरपंच इलेक्शंस हो गए, पंचायती इलेक्शंस हो गए, यहाँ पे बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस हो गए। हर गांव में आज पंच है, सरपंच है, डीडीसी है, बीडीसी, जो आज लोगों के लिए काम कर रहा है। और वो लोग हैं जिनको कभी एक्सेस नहीं मिला पॉलिटिक्स में आने का, जिनको कभी एक्सेस नहीं मिला कि वो लोगों के लिए काम करे। आज लोगों के पास सरपंच है, सरपंच जो काम कर रहे हैं, आज लोगों के पास डिप्टी सरपंच होता है, आज लोगों के पास पंचायत मेंबर्स होते हैं, आज लोगों के पास म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, म्युनिसिपल कमेटी होती है जो वहां पे काम करती है लोगों के लिए। आज लोगों को एमएलए के पास नहीं जाना पड़ता है, आज लोगों को ये कोई लेटर नहीं लानी पड़ती है किसी ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास कि वो ये काम करे। वो ट्रांसपेरेंसी आज आई है जहां पे मैं कह सकता हूं आज कश्मीर की गवर्नमेंट है, कश्मीरियों की गवर्नमेंट है, जो इससे पहले नहीं हुई थी। आज अब टूरिज्म में देखोगे दैट 2021 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां पे आए। आज देखोगे दैट कितने सारे, अभी हमारे एलजी साहब सऊदीया गए थे, यूएई गए थे, वहां पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो रहे हैं। तो ये किस लिए? ये हम युवाओं के लिए, हम कश्मीरी युवाओं के लिए हो रहा है जो कि बेरोजगारी में जी रहे थे, जो हड़ताल यहाँ पे होती थी, जो यहाँ पे स्टूडेंट पेल्टिंग होती थी, जो यहाँ पे रेडिकलाइज किया जाता, वो उनका नामो निशान खत्म हो गया। आज की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर और कश्मीरी युवाओं के लिए काम करती है। ये मैं कह सकता हूं सर आपको। अच्छा वजाहत भाई, पिछले 75 सालों में कश्मीर ने जो सहा, कश्मीर के लोगों ने जो सहा, चाहे मिलिटेंसी हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, बहुत कुछ सहा वहां के लोगों ने, और इन सब की एक ही वजह है पाकिस्तान। तो किस किस तरह के नुकसान हुए और कितना नुकसान किया पाकिस्तान ने वहां के लोगों का, कुछ इसके बारे में बताइए।
सर मैं इतना ही कहूँगा आपको। जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ के युवाओं को, अगर यहाँ पे फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स की बात करो आप, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 47,000 पीपल वर किल्ड टेररिज्म की वजह से, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से। तो मैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि दैट पाकिस्तान ने कितनी बर्बादी की है यहाँ पे। यहाँ के स्कूल एंड कॉलेज जलाए गए, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, यहाँ के सिविलियंस को, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, यहाँ के उन लोगों को जो पीस की बात करते थे, उन लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया, यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे मारा गया। यहाँ के कॉलेज, यहाँ की, आप वो छोड़ो, यहाँ की जो इस्लामिक रिलीजियस जो श्राइन्स है, शेख जो यहाँ पे हमारे सबसे कश्मीर में सराय शरीफ जो एक सबसे बड़ी श्राइन है, वहां पे एक टेररिस्ट गए और वो श्राइन जला दी। तो ये पाकिस्तान की हमेशा एक नापाक एक 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 इंटरेस्ट रहा है कि जब जितना कश्मीर जलेगा उतना पाकिस्तान की जो उतना पाकिस्तान बाकी ममालिक से फंड्स कलेक्ट करेगा, उतना पाकिस्तानी आर्मी चलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि यार पाकिस्तान और पाकिस्तानी इंटेल एजेंसीज, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसपीआर, इन लोगों ने हमेशा कश्मीर की और कश्मीरियों की बर्बादी चाहिए और हमेशा इसी के लिए काम करते रहे हैं और काम कर रहे हैं और काम हमेशा करेंगे। और मैं यही कहूँगा दैट जो हमारे जो यूथ हैं, इनकी जो यहाँ पे रेडिकलाइज होते, जो गन उठाते थे, जो यहाँ की जो, मैं समझता हूँ कि दैट हर चीज के रेस्पॉन्सिबल, उन चीजों के रेस्पॉन्स जो यहाँ के युवाओं के जो पेरेंट्स थे, जो माँ बाप थे, उन लोगों ने अपने अगर बच्चे खोए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर यहाँ के किसी माँ ने अपना बेटा, किसी बहन ने अपना भाई, किसी बेटे ने अपना बाप, अपनी मां खोई है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर करता रहेगा तब तक कश्मीर में कश्मीर की बर्बादी कंटिन्यू चलेगी। और तब तक रहेगी जब तक कश्मीरी खुद खड़ा नहीं होगा पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी के खिलाफ। और हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से कश्मीरी आगे आ रहे हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनके जो नापाक जो इरादे उनके खिलाफ। और आइंदा टाइम में आप देखोगे कि पाकिस्तान जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान को टेररिज्म है, एक भी किस्म यहां पे कश्मीर में नहीं चलेगी। और मैं आपको ये एक एज अ कश्मीरी आपको बोल रहा है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, मैं कश्मीर के बारे में आपको बोल रहा हूं कि कश्मीर और कश्मीरी आज इन लोगों से नफरत करते हैं, दहशतगर्दी से नफरत करते हैं और इनके उस गलत नैरेटिव से नफरत करते हैं जो इन्होंने मजहब के नाम पे यहां के लोगों को बुरगलाया, उस चीज से नफरत करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा वजाद भाई, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पे लगातार रोज़ाना सैकड़ों कमेंट्स आते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो वो लोग एक बात बड़ी ज़ोर शोर से कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भाई वहाँ पे तो बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, 11 लाख की फ़ौज है, ओपन जेल बना दिया है, उन्हें बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं दी जा रही, उनका हक नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि ये भी दावा करते हैं कि उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। तो मैं मतलब एज ए कश्मीरी आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर पहले मैं ये बताऊंगा कि जब आपने मजहब की नमाज नहीं पढ़ने देते, मैं आपको अपने कश्मीर की बात कर एक डाटा दे रहा हूं सर। जिस कश्मीर में आज से 10 साल पहले जहां पे एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, आप ये टारगेट लगा दिए, आज से पहले कश्मीर में 1 लाख मस्जिदें थी। अगर आप आज देखोगे दैट एक मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप देखो कश्मीर में 1 साल पहले 1 लाख मस्जिदें, आज 10 लाख मस्जिदें हैं। और आप देखोगे दैट पूरे कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारा कश्मीर है, ये आज का कश्मीर है। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट फॉरेन में बैठ के डायस्पोरा चला के ये प्रोपेगेंडा करना ये बंद करें। आप जो कश्मीर में रह रहा है, आप कश्मीरियों से बात करें। आज कश्मीर आप देखें जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अमन, जहां पे भाईचारा, ये आज का कश्मीर है। और रही बात सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट मैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बता रहा हूं, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी इंटेल एजेंसीज हो। मैं एक काम कहूंगा कि मैं उनको बोलता हूं कि मैसेंजर्स ऑफ पीस और सेवियर्स ऑफ कश्मीर, बिकॉज इनकी वजह से टेररिज्म यहां पे खत्म हो गया। इनकी वजह से जो पाकिस्तान के जो गलत जो नापाक इरादे थे वो खत्म हो गए। इनकी वजह से मैं 2005 में जब यहां पे अर्थक्वेक आया था, उनकी वजह से इन्होंने
10,000 लाखों में लोग बचाए थे। इनकी वजह से तो 2014 में जो सैलाब आया था, जो यहाँ पे फ्लड आए थे, इनकी वजह से हजारों की तादाद में लोग बचे थे। इनकी वजह से मैं वजाहत आज काम कर रहा हूं। इन सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से एक कश्मीरी बहन आज कॉलेज जा पा रही है। इनकी वजह से आज कॉलेज का लड़का आज स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अपने सपनों के लिए जीता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है। और वो लोग कभी कतई नहीं चाहेंगे कि यहां के स्कूल चले, यहां के कॉलेज चले, यहां के यूनिवर्सिटी चले, यहां का कोई युवा इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपनी लाइफ बने, अपनी फैमिली की लाइफ बने। वो कभी नहीं चाहेंगे। आज का युवा वो काम करता है जो उसको करना चाहिए था। जो हिंदुस्तान का लड़का, जो पाकिस्तान में इनके बड़े बच्चे जो यूरोप में पढ़ते हैं, जो यूएस में पढ़ते हैं, वही सपने लेके आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि कश्मीर में अमन रहे, डेवलपमेंट हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जहां पे मजहब की बात है, हमारे यहाँ पे इतने सारे आप हज हाउस है जहां पे लाखों में हर साल उनको यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जाने के लिए हज पे। इतने सारी मस्जिदें हैं, श्राइन्स हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। आप देखोगे आज का जो कश्मीर है वो टोटली डिफरेंट है। इनके लिए खराब इसलिए कश्मीर है, जहां इनके लिए आज इसलिए कश्मीर खराब है क्योंकि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, कश्मीर में हड़तालें नहीं होती है, कश्मीर में आज लोग नहीं मर रहे हैं। बिकॉज इसलिए इनका बिजनेस, इनका पाकिस्तान से, इनका सऊदीया से, इनका टर्की से पैसा आना बंद हो गया। तभी जाके अभी इनको लग रहा है कि कश्मीर खराब है। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे लगता है कि जब से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आई है दुबई से, और यहाँ से वहाँ से बाहर से भी आ रहे हैं, इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं, तो एक अब ये नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है कि भारत जो है वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है। वो मुस्लिमों की संख्या कम करना चाहता है और हिंदुओं की बढ़ा देना चाहता है। मुझे लगता है कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये मुमकिन है? सर, मुझे हंसी आती है इस बात। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, तो वो खैर छोड़ो। आप सोचिए सर, 30 साल हो गए कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से, जो JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, वो जो लोगों ने यहाँ पे 3 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडित्स को निकाला, आज तक गवर्नमेंट उनको नहीं ला सकी यहाँ पे। वो अपनी जगहों पे नहीं रह पा रहे। मुझे बताओ कि कौन सी डेमोग्राफिक चेंज होगी यहाँ पे? ये जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके जो होटल्स, उनके जो शेयर अभी यहाँ पे गुलमर्ग में इनके बड़े बड़े होटल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे तो ऑलरेडी उन लोगों को जमीन दी है, उन लोगों को होटल्स क्या बोलते हैं इसको, लीज पे दिए हैं। जो उन्होंने 90 ईयर्स के लीज पे दी, तब वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई। ये डेमोग्राफी का नारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो इसीलिए है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। अगर इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, यहाँ के युवा, यहाँ के जो युवा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो उसमें बिजी रहेंगे, तो हमारे गीत गाने वाले तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये यही नारा है और ये यहाँ के युवाओं को समझ आ रहा और समझना चाहिए। बिकॉज जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी उतना यहाँ के जो युवा, वो बेरोजगारी खत्म होगी, उतना यहाँ। रही बात डेमोग्राफी चेंज, वो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी इतने बड़े आपके इतने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उनमें यहाँ पे किसी और को यहाँ पे लाया जाएगा। आप मुझे बताइए कि आज तक कोई बंदा 2 महीने यहाँ पे नहीं रह पाता है, 3 महीने नहीं रह पाता, कौन सारी उम्र अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा? ये एक प्रोपेगेंडा है, इसलिए कि यहाँ के कश्मीरियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कश्मीरी युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो अपनी लाइफ बनाए, वो अपनी लाइफ सेटल करे। दैट्स वाई ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, बिकॉज उन लोगों का बिजनेस खत्म होगा इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल वजाहत भाई, और मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से बहुत कुछ क्लियर होगा और बहुत सारे लोगों के भ्रम भी टूटेंगे, क्योंकि जितनी क्लियरिटी से, बेबाकी से आपने बातें कही हैं। और वजाहत भाई, आप यूं ही देश को संवारने, युवाओं को सही राह पे लाने का ये काम करते रहिए। हम सब आपके साथ हैं, आपके इस कॉज के साथ हैं, और प्रार्थना करेंगे कि जिन मुश्किलों, चुनौतियों से जम्मू कश्मीर इस वक्त जूझ रहा है, वो धीरे धीरे इतिहास की बात बनेगी। जम्मू कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों की तरफ फलेगा, फूलेगा, और कश्मीर के लोग अपने लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत भाई, आपने वक्त दिया, मुझे बात किया, और अपनी बात पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।